नमस्ते। आज हम ये वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम आपसे जीएसटी ई इनवॉइस के बारे में कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी शेयर करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि जीएसटी ई इनवॉइस जो है वो 1 अगस्त से उन सारे टैक्स पेयर्स को एप्लीकेबल हो गया है जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है। और ऐसे में इसकी इसकी कवरेज बहुत सारे टैक्स पेयर्स तक बढ़ चुकी है। और इसलिए ये हमें जानना ज़रूरी है कि ये ई इनवॉइस होता क्या है और इससे रिलेटेड कुछ बेसिक फैक्ट्स और तथ्य क्या है। तो हमने इस वीडियो में, इस शॉर्ट शॉर्ट वीडियो में ये कोशिश की है कि आपको इस जीएसटी ई इनवॉइस के बारे में सारी बेसिक्स की जानकारी आपको प्रोवाइड की जाए। तो आइए शुरुआत करते हैं, देखते हैं कि ये जीएसटी ई इनवॉइस है क्या। सबसे पहले अगर आप देखें तो ई इनवॉइस आफ्टर ऑल बोलते किसको हैं। ई इनवॉइस का मतलब ये होता है कि जब आप कोई जब इनवॉइस बनाते हैं उसकी जानकारी आपको एक जीएसटी द्वारा दिए गए पोर्टल पर अपलोड करनी पड़ेगी। और अपलोड कर कर वो जानकारी जैसे ही आप अपलोड करेंगे तो एक आईआरएन नंबर जनरेट होता है जिसको हम बोलते हैं इनवॉइस रेफरेंस नंबर। ये इनवॉइस रेफरेंस नंबर जो है, आईआरएन नंबर जो है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ये आपको जब भी आप जो बिल जारी करेंगे उसमें आपको मेंशन करना जरूरी होता है, उसमें डालना जरूरी होता है, जिसको इनवॉइस रेफरेंस नंबर कहते हैं। ये जो आईआरएन है ये कैसे जनरेट होगा, ये आपको जीएसटी द्वारा बताए हुए ई इनवॉइस पोर्टल पे जाकर कुछ नेसेसरी इंफॉर्मेशन को, बिल की जो जानकारी है वो अपलोड करनी पड़ेगी। एक बार आप सक्सेसफुली अपलोड कर देंगे तब ये आईआरएन नंबर जो है वो वहां से जनरेट होता है। और इस तरीके से जब आप ये आईआरएन नंबर जनरेट कर लेते हैं उस इनवॉइस को हम ई इनवॉइस कहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस कहेंगे। किस किस कैटेगरी को ये एप्लीकेबल है? 1 अगस्त 2023 से अगर जो रजिस्टर्ड पर्सन जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा हो रहा है, यहाँ थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि ये जो एप्लीकेबिलिटी की बात करता है ये कहता है कि 2017-18 से लेकर किसी भी साल में अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा गया है तो आपको ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल हो जाएगी। यहाँ पर जो टर्नओवर के साथ वर्ड्स भी यूज किए गए हैं वो है एग्रीगेट टर्नओवर। ये एग्रीगेट टर्नओवर क्या होता है हम इसके बाद वाली स्क्रीन में बात करेंगे, शेयर्स में डिस्कस करेंगे। बट आप ये ध्यान रखिए कि 2017-18 से लेकर कभी भी आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा गया तो आपको ई इनवॉइस एप्लीकेबल होता है। एक क्वेश्चन जनरली हमारे माइंड में आता है कि अगर मेरा करंट ईयर में ही 5 करोड़ से ज्यादा एक्सीड हुआ, पहले नहीं गया, तो ई इनवॉइसिंग का क्या होगा? ऐसे केसेस में अगर करंट ईयर में ही आपका टर्नओवर क्रॉस हो रहा है लिमिट से ज्यादा तो आपको ई इनवॉइसिंग नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से एप्लीकेबल होगी, ना कि इमीडिएटली आफ्टर क्रॉसिंग ऑफ टर्नओवर। अब ये जो किन किन कैटेगरीज को इस पे छूट दी गई है जिसपे आपको ई इनवॉइस नहीं किया है, इसमें कुछ ऐसी कैटेगरीज को नोटिफाई किया गया है जिनको ई इनवॉइस, जिनका टर्नओवर ज्यादा होने के बावजूद भी उनको ई इनवॉइस करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि सबसे पहले गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, लोकल अथॉरिटी को, स्पेशल इकोनॉमिक जोन को, कोई भी इंश्योरर या बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी यानी ट्रांसपोर्टर्स लोग जो बिल्टी जारी करते हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस देते हैं बाय रोड, फिर पैसेंजर सप्लायर्स, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस सप्लायर, उनको भी ये एप्लीकेबल, जैसे कि बसेस की सर्विसेज हो गई, आपकी ट्रेन की सर्विसेज हो गई आपकी। इस तरीके से अगर फिर नेक्स्ट कैटेगरी है सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय वे ऑफ एडमिशन टू एग्जीबिशन ऑफ सिनेमाटोग्राफी, यानी मूवी देखने जा रहे हैं आप मल्टीप्लेक्स वगैरह में, तो वहां पर भी अगर आप मूवी देखने जा रहे हैं तो आपको जो भी ई इनवॉइसिंग जो है वो इस कैटेगरी में एप्लीकेबल नहीं है। अब अपन बात कर रहे थे कि कैसे ये एप्लीकेबल होगा, तो उसमें लिखा था एग्रीगेट टर्नओवर आपका 5 करोड़ से ज्यादा होगा। तो ये एग्रीगेट टर्नओवर कैसे कैलकुलेट होगा और इसमें क्या क्या चीजें शामिल होती है इसके बारे में जरा ब्रीफली देख लेते हैं। तो इसमें क्या क्या चीजें आती हैं? सबसे पहले एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब ये होता है कि इसमें सारे प्रकार के टर्नओवर आते हैं। इसमें ऐसी चीजों के भी टर्नओवर को आपको काउंट करना पड़ेगा जिसपे जीएसटी भले ही एप्लीकेबल ना हो, लेकिन फिर भी आपको उसे काउंट करना पड़ेगा इस 5 करोड़ के लिमिट के लिए। जैसे एग्जांपल के तौर पर कि अगर हम पेट्रोल पंप्स की बात करें या फ्यूल स्टेशन की बात करें, वहां पर डीजल और पेट्रोल एक मेजर मात्रा में सेल होता है, उन्हीं का मेजर सेल्स रहता है। और बहुत ही कुछ ही मात्रा में वहां पर टैक्सेबल कमोडिटीज का सेल होता है, जैसे कूलेंट वगैरह, लुब्रिकेंट्स वगैरह। बट स्टिल हमें जब ये 5 करोड़ या 10 करोड़ की लिमिट कैलकुलेट करनी थी इनवॉइसिंग की, वहां पर हमें ये सारी चीजों को इंक्लूड कर कर, टोटल कर कर ही ये निकालना था कि ये 5 करोड़ क्रॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसमें आपका रेगुलर सेल्स, टैक्सेबल सेल्स आएगा, इंटरस्टेट टर्नओवर आएगा, अगर कोई एग्जम्प्टेड टर्नओवर है वो भी आपको ऐड करना पड़ेगा,
अगर आपका कोई एक्सपोर्ट का टर्नओवर है वो भी आपको ऐड करना पड़ेगा। अगर आपने कोई इनवर्ट सप्लाई ली है, यानी आपने कोई मटेरियल परचेज किया या आपने कोई सर्विसेज ली है जिसके ऊपर रिवर्स चार्ज में आपने टैक्स पे किया है, वो इनवर्ट सप्लाई टर्नओवर पर्पस के लिए काम इंक्लूड नहीं होगी। फर्दर आपकी जो बिल पे जो जीएसटी लगाया गया है वो भी इस टर्नओवर का पार्ट नहीं रहेगा। इसका मतलब आपको टर्नओवर जो है उसमें जीएसटी को इंक्लूड कर कर चेक नहीं करना है, आपको नेट बेसिस पे ही इसको चेक करना है कि वो 5 करोड़ से ज्यादा जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अगर हम देखें तो अभी हमको ये भी कंफ्यूजन है कि ये कौन कौन से ट्रांजेक्शन पे हमको ई इनवॉइसिंग करनी पड़ेगी, सारे ट्रांजेक्शन पे, रजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड या एक्सपोर्ट पे, किस पे करना है। तो ई इनवॉइसिंग के लिए ये बताया गया है कि ई इनवॉइसिंग केवल बी टू बी ट्रांजेक्शन और एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन के लिए हमको करना है। बी टू बी ट्रांजेक्शन किसको कहते हैं? वो ट्रांजेक्शन मेरा जो कि रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स के साथ हो रहा है, रजिस्टर्ड पर्सन के साथ हो रहा है, जो जीएसटी में ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, केवल उन्हीं ट्रांजेक्शन के लिए मुझे ई इनवॉइसिंग करना है। और अगर कोई मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, ट्रांजेक्शन को एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, तो उस ट्रांजेक्शन के लिए मुझे ई इनवॉइसिंग करने की आवश्यकता है। ई इनवॉइसिंग की आवश्यकता उन लोगों को नहीं पड़ेगी जब उनका कोई ट्रांजेक्शन अनरजिस्टर्ड पर्सन के साथ हो रहा होगा, बी टू सी सेल्स हो रहा होगा। जैसे आमतौर पर अपन देखते हैं कि बहुत डे टू डे वॉक इन कस्टमर्स रहते हैं जिनका कोई जीएसटी नंबर नहीं होता, रिटेल ट्रेड है। वैसे केसेस में हमें ई इनवॉइसिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर क्या ई इनवॉइसिंग हर प्रकार के कमोडिटीज के लिए करना जरूरी है? ऐसी कमोडिटीज पे जिसपे जो कि एग्जेम्प्ट है या नील रेटेड है, जिसपे कोई जीएसटी आता ही नहीं है, तो ई इनवॉइसिंग केवल और केवल टैक्सेबल कमोडिटीज के लिए ही एप्लीकेबल है, क्योंकि ई इनवॉइसिंग की रिक्वायरमेंट टैक्स इनवॉइस के लिए आती है। अगर आप टैक्स इनवॉइस जारी ही नहीं कर रहे, इसका मतलब एग्जेम्प्टेड और वैसे भी नील रेटेड कमोडिटीज के लिए हम बिल ऑफ सप्लाई जारी करते हैं, टैक्स इनवॉइस इशू ही नहीं करते हैं, तो उस केस में हमें ई इनवॉइसिंग करने की जरूरत नहीं है। अगर नील रेटेड, जीरो रेट, अगर नील रेटेड या आपका एग्जम्प्टेड कैटेगरी का गुड्स है तो आपको ई इनवॉइसिंग करने की आवश्यकता नहीं है। और अगर ई इनवॉइसिंग आप कर रहे हैं, ई इनवॉइसिंग सिर्फ और सिर्फ टैक्सेबल कमोडिटीज, टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज के केस में एप्लीकेबल होगी। पर ऐसी एक संभावना बन सकती है कि आपके एक ही बिल में टैक्सेबल और एग्जम्प्टेड कैटेगरी दोनों बिल हो रही हो, उस केस में आपको उसका ई इनवॉइसिंग करना पड़ेगा, जहां पर एक ही बिल में आपकी टैक्सेबल और एग्जम्प्टेड कैटेगरी की गुड्स या नील रेटेड कैटेगरी की गुड्स बिल हो रही होगी। तो बता दूं आपको फिर से एक बार कि एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन्स के लिए भी आपको ई इनवॉइसिंग करना कंपलसरी है। फिर जब हम इनवॉइसिंग की बात कर रहे हैं तो क्या केवल ये टैक्स इनवॉइसेस को ही कवर करता है? क्या इसमें डेबिट और क्रेडिट नोट भी इंक्लूड होता है? आंसर इज यस। जब भी हम इनवॉइस की बात करेंगे, इनवॉइसिंग ट्रांजेक्शन क्रेडिट नोट और डेबिट नोट के ट्रांजेक्शन्स को भी कवर करता है। दो ये डॉक्यूमेंट थोड़े को एग्जैक्टली हम इनवॉइस नहीं कह सकते, बट इस डॉक्यूमेंट को भी आपको, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट को भी आपको, अगर आप जारी कर रहे हैं तो ई इनवॉइसिंग करना पड़ेगा। नेचुरली ये भी सारे बी टू बी ट्रांजेक्शन्स के केसेस में और टैक्सेबल कमोडिटी के केस में ही आपको ई इनवॉइसिंग करना पड़ेगा। फिर क्या मुझे ऐसे, ये जो ई इनवॉइसिंग हम कर रहे हैं उसमें अगर हम ई इनवॉइसिंग नहीं करते हैं, मान लीजिए मैं एक ऐसा पर्सन हूँ जिसको ई इनवॉइसिंग करना कंपलसरी था, पर मैं ई इनवॉइसिंग नहीं करता, तो क्या क्या हो सकता है? तो रूल 48(5) जो है, 48 सब रूल 5 जो है, वो ये कहता है कि जब किसी को ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है और वो ई इनवॉइसिंग नहीं करता है, तो ऐसा मान लिया जाएगा कि वो इनवॉइस इनवॉइस ही नहीं है। और फिर उसके सारे कॉन्सिक्वेंसेज उसे झेलने पड़ेंगे, कि जैसे मटेरियल ऐसा ऐसा माना जाएगा कि वो इनवॉइस के बिना ही मूव कर रहा है, कई सारी पेनल्टीज लगाई जा सकती है। रास्ते में जब आपको कोई अगर जीएसटी विंग कैच करती है और आप ई इनवॉइसिंग नहीं मिलता है, तो वो ऐसा एलिज एलिज कर सकती है कि आपके पास जो है वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है, वैलिड इनवॉइस नहीं है। इनफैक्ट ये भी प्रॉब्लम एक जा सकती है कि जो आपके रिसीवर्स हैं, जिनको आईटीसी लेना है उनका, वो उनको आईटीसी भी डिसअलाउ हो जाए ये कहकर कि क्योंकि उनके पास प्रॉपर इनवॉइस नहीं है, क्योंकि उसका ई इनवॉइसिंग नहीं हुआ है। तो इसलिए बहुत सावधान रहकर हमें ऐसे ट्रांजेक्शन्स पे ई इनवॉइसिंग कर लेनी जरूरी है। अब हम देखते हैं कि कुछ ऐसी ई इनवॉइसिंग कहाँ से करना है, कौन सी ऐसी वेबसाइट है। तो हमारे सीबीआईसी ने एक नोटिफिकेशन जारी कर कर ऐसी 10 वेबसाइट्स को नोटिफाई कर दिया है, जिस जो कि www.einvoice1.gst.gov.in, और ऐसी हमारे पास 10 वेबसाइट्स हैं, इन्हें नोटिफाई कर दिया गया है। ये दसों की दसों ऑपरेशनल हुई है कि नहीं, ये एक बार थॉट देखना, चेक करना पड़ेगा, बट इसमें से दो तीन चार जो शुरू की है वो डेफिनेटली ऑपरेशन हो चुकी है, चालू हो चुकी है, क्योंकि अभी तक 10 करोड़ तक की कैटेगरी वाले लोग इस पे ई इनवॉइसिंग जनरेट कर रहे थे। और आप भी इस वेबसाइट पे जाकर ई इनवॉइसिंग जो है वो आप स्टार्ट कर सकते हैं जनरेट करना।
अगर आपको ये चेक करना हो कि किसी पर्टिकुलर टैक्स पेयर को ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है कि नहीं है, तो भी आप जाकर सर्च कर सकते हैं। कई बार आप अपने लिए भी चेक कर सकते हैं और ये भी देख सकते हैं कि आप जिनसे मटेरियल परचेज कर रहे हैं क्या उनको ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है कि नहीं। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप ई इनवॉइसिंग पोर्टल पे जाइए और वहां पर एक सर्च मेनू में ई इनवॉइस स्टेटस ऑफ टैक्स पेयर नाम आएगा। वो मेन्यू पे जाकर आपको उस पार्टी का केवल जीएसटीएन नंबर देकर कैप्चा डालना है और आपको वो उस पार्टी का स्टेटस बता देगा। ये आपको करना इसलिए भी जरूरी है, बीइंग अ रिसीवर। अगर आप कोई माल किसी से खरीद रहे हैं और सामने वाला बंदा नॉर्मल इनवॉइसिंग कर रहा है, ई इनवॉइसिंग ना कर रहा है, जबकि उसको ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है, तो कई बार आपके इनपुट टैक्स क्रेडिट में प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए आपको कॉशियसली इसको चेक करते रहना चाहिए बीच बीच में कि अगर कोई पार्टी आपको ई इनवॉइसिंग नहीं दे रही है तो। इनवॉइसिंग कब करना चाहिए, कब जनरेट करना चाहिए? आइडली अगर आप टाइम देखें तो इनवॉइसिंग के लिए ऐसा कोई स्पेसिफिक टाइम निर्धारित नहीं किया गया है। आइडली ये जो है आपको इनवॉइस के साथ साथ ही कर लेना चाहिए। सेक्शन 31 जो कि इनवॉइस बनाने का जो टाइम है, सेम टाइम आपको ई इनवॉइसिंग के लिए भी एप्लीकेबल होगा। और सेक्शन 31 बोलता है कि इनवॉइस कब बनाना है, या तो माल निकल जाने के पहले या एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स और डिलीवरी ऑफ द गुड्स आपको बनाना है। और सर्विस के लिए भी उन्होंने एक टाइमलाइन डिसाइड करके दिया हुआ है। हाउएवर ऐसा होता है कि अपन इमीडिएटली कई बार ई इनवॉइसिंग जनरेट नहीं कर पाते क्योंकि हमारी कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, हमारा पोर्टल या हमारा आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट नहीं करता, या कई बार हमारे पास मैन पावर की कमी रहती है। तो कई बार ऐसी प्रैक्टिसेस भी चल रही हैं कि ऑन डेली बेसिस जो है कई लोग ई इनवॉइसिंग जो है वो एक्यूमुलेट करके रख रहे हैं और डे एंड पे आकर उसका ई इनवॉइसिंग कर लेते हैं। तो वो भी एक तरीके की मेथडोलॉजी चल रही है। कुछ लोग ऐसा भी कर रहे हैं कि उसको एक बैच बना लेते हैं और 2 4 5 दिन 7 दिन का एक साथ प्रोसेस कर रहे हैं। करंटली मैं आपको बता दूं कि पोर्टल पे ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। पोर्टल जो है वो प्रीवियस डेट यानी बैक डेट के भी ई इनवॉइसिंग कर देता है। इसका मतलब कि अगर आपने 15 दिन पहले भी कोई इनवॉइस बनाया था तो आज भी आप उसकी इनवॉइसिंग कर सकते हैं। एक महीना पहले भी बनाया था तो भी आज भी आप उसकी इनवॉइसिंग कर रहे हैं। उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन अभी तक पोर्टल ने नहीं लगाया है। इससे पहले कुछ दिन पहले 100 करोड़ के ऊपर के टर्नओवर की एंटिटीज के लिए एक एडवाइजरी जारी की गई थी कि उन्हें 7 दिन के अंदर ही ई इनवॉइसिंग कर लेनी जरूरी है। लेकिन वो एडवाइजरी भी अभी वहां से विड्रॉ कर ली गई है। वो एडवाइजरी आई थी केवल 100 करोड़ के ऊपर के ट्रांजेक्शन टर्नओवर वाले एंटिटीज के लिए, लेकिन वो भी अभी विड्रॉ कर ली गई है। इसलिए अभी करेंटली कोई टाइम रेस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल नहीं है। ई इनवॉइसिंग पोर्टल पे आप प्रीवियस डेट या बैक डेट के इनवॉइसेस भी जाकर उसमें ई इनवॉइसिंग कर सकते हैं। ये कुछ एक सैंपल हमने जो आपके लिए दिखाया है कि एक ई इनवॉइस जब आप पोर्टल से जनरेट करेंगे तो ये कैसे दिखेगा। आप देख सकते हैं कि इसमें आईआरएन नंबर आया हुआ है इतना बड़ा, एक एक्नॉलेजमेंट नंबर, उसकी डेट आई हुई है, ये सेलर परचेजर्स और सारी नॉर्मल चीज़ें जैसे जो इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, कमोडिटीज और वो सारी चीज़ें इसमें आपको दिखने को मिले। क्या ई इनवॉइस जो आपने जनरेट कर दिया उसे डिलीट किया जा सकता है, कैंसिल किया जा सकता है? तो ई इनवॉइस डिलीट तो कभी भी नहीं किया जा सकता। हाउएवर आप उसे कैंसिल कर सकते हैं, दैट टू विद इन 24 आवर्स ऑफ द जनरेशन। आप डिलीट नहीं कर सकते, लेकिन आप 24 घंटे के अंदर अंदर आप उसे कैंसिल कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, आपने ये वीडियो देखा। उम्मीद है आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी, आपको बेसिक्स जो है वो इनवॉइसिंग का पता चला होगा इस शॉर्ट वीडियो से। हमने कोशिश की कि आपको इसके बेसिक्स के बारे में बताया जाए। आगे आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू जीएसटी आपको आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।